अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर फ़ारूक तौसीफ़ पाक स्टडीज़ के नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। हम लोग जो हैं वो पाक स्टडीज़ का पहला चैप्टर डिस्कस करते चले जा रहे हैं और हमने पहले चैप्टर में जो है वो ज़्यादातर पोर्शन जो है वो कवर कर लिया हुआ है और अकॉर्डिंग टू यूनिक नोट्स जो हैं हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्रिप्स मिशन को डिस्कस किया था जो कि 1942 को जो है वो सब कॉन्टिनेंट में आया था। हमने उसकी डिटेल में पढ़ा था कि जो क्रिप्स मिशन है वो सब कॉन्टिनेंट में क्यों आया, उसका मकसद क्या था। हमने फिर ये पढ़ा कि ये चूँकि आलमोस्ट मिडल था सेकेंड वर्ल्ड वार का, हमने इसमें उनके अलाइज जो हैं, जो इत्तेहादी ममालिक थे दो, उनके बारे में पढ़ा। फिर सारा हम लोगों ने जो है वो इस पर बात की। फिर हमने ये देखा कि कांग्रेस उस टाइम में ये सोच के बैठी हुई थी कि ये जो वर्ल्ड वॉर है सेकंड, दूसरी जंग अज़ीम, ये जापान जीत जाएगा एशिया में और फिर वो सब कॉन्टिनेंट का फ्यूचर जो है वो डिसाइड करेगा। ये उनकी जो है वो गलत फहमी थी। उसकी बिना पर उन्होंने प्रेशराइज़ करना शुरू किया। फिर यूएस से जो है उसने प्रेशराइज़ किया कि आप लोग कोई ना कोई जो पीसफुल सलूशन है, पुरअमन हल है फॉर द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, बर्रे सगीर की जो एक सियासी सूरत हाल है उसका, तो आपको हर सूरत में उसको जो है वो पीसफुली हल कर लेना चाहिए। अब वो जो मिशन था वो फेलियर का शिकार हो गया। उसकी वजह कायदे आज़म का उसको एक्सेप्ट ना करना था और फिर इसी तरह से जो कांग्रेस है उसने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया और इस तरह से वो नाकामी का सामना उसको करना पड़ा। और उसमें जो है क्रिप्स, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, उसने फिर ये सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो अपने ऊपर ले ली और उसने कहा जी ये जो मामलात ख़राब हुए हैं या नाकामी का हम लोग शिकार हुए हैं, इसकी ज़िम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैं कन्विंस नहीं कर पाया, मैं किसी को एतमाद में नहीं ले पाया कि हमें ये जो मिशन है इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद हम लोग जो हैं अब डिस्कशन करेंगे शिमला कॉन्फ्रेंस, या ये शिमला कॉन्फ्रेंस जो 1945 में मुनाक़द हुई और इसमें हम लोग अब जो है वो जिक्र करेंगे। अच्छा, अब 1945 ये वो टाइम है जिस टाइम में वर्ल्ड वार जो है वो ख़त्म हो चुकी है। जापानीज़ को ब्रिटेन्स के हाथों एशिया में शिकस्त खाना पड़ी है। अब जो सोच रहे थे हिंदूज़ और स्पेशली बिलखसूस गांधी कि जनाब अब ये जंग जो है ये जापान जीतेगा और बर्रे सगीर का सब कॉन्टिनेंट का फ्यूचर या मुस्तकबिल जो है वो डिसाइड किया जाएगा बाय द जापानीज़, जापानी उसको जो है वो अब करेंगे, आगे उसका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। वो गलतफहमी यहाँ पर दूर हो जाती है। अब वो गलतफहमी दूर कैसे हुई ये हम लोग जो है वो इसमें देखेंगे। अब पहले जब 1942 में क्रिप्स मिशन यहाँ पर आया तो गांधी ये चाहता था कि कांग्रेस अकेली जो है वो क्रेडिट ले ले सब कॉन्टिनेंट को आज़ाद करवाने का, वो मुस्लिम्स के साथ बात करने को तैयार नहीं था। लेकिन जब जंग हार गए ब्रिटेन्स, अब गांधी को ये नज़र आ गया कि अकेला वो ब्रिटेन्स को इतना प्रेशराइज नहीं कर सकते, कांग्रेस वाले ब्रिटेन्स जो हैं ये सब कॉन्टिनेंट को आज़ाद करके यहाँ से चले गए। अब उन्हें मुस्लिम लीग की याद आई है, उन्हें मुस्लिम लीग की मदद की ज़रूरत है। अब उन्होंने मुस्लिम लीग को जो है वो साथ मिलाने का सोचा और कायदे आज़म के साथ जो है वो ख़तो किताबत हुई, जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये कहा कि हम लोग पहले ऐसा करते हैं कि हम लोग ब्रिटेन्स जो हैं उनको इस मुल्क से निकालते हैं, सब कॉन्टिनेंट को, बर्रे सगीर को आज़ाद करवा लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में। अब कायदे आज़म किसी सूरत इस कॉन्फ्रेंस के हक़ में नहीं है, शमूलियत इख्तियार नहीं करना चाहते, लेकिन ये चूँकि सब कॉन्टिनेंट के फ्यूचर का मामला है तो बहुत सारी शराइत के साथ जो है कायदे आज़म ने इसमें शमूलियत का जो है वो फ़ैसला किया और इसको जो है वो हेड किया गया था। बेसिकली ये कॉल की गई बाय द वाइसराय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, जो वाइसराय लॉर्ड वेवल था। लॉर्ड वेवल जो उस वक़्त वाइसराय हिंदुस्तान था,
उसने इस कॉन्फ्रेंस को बुलाया, इसका इनेकाद किया। अब इसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो पार्टिसिपेंट्स भी बुलाए जिनका हम आगे डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अब इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, सबसे पहले हम लोग इनका जिक्र करेंगे, क्योंकि लॉर्ड वेवल जो है इसने अपने कुछ प्लान, अपने कुछ नुकात लोगों के सामने रखा जो शिमला कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए कि हम लोग इन फ्यूचर किस किस्म का स्ट्रक्चर जो है वो, या किस किस्म का हम लोग आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो है वो लेके आना चाहते हैं फॉर द पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो उसका हम लोग जो है वो जिक्र करते हैं। अब उसके जो प्लान के अहम नुकात हैं वो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं कि क्या होंगे, और उन प्लान्स में वो सब कॉन्टिनेंट के फ्यूचर के बारे में हमसे क्या कहता है। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी। उसने कहा जी वायसराय जो है इसके अंडर एक काउंसिल जो है वो काम करेगी जो कि वफाकी होगी, सेंट्रल होगी, मरकज़ी जो है वो काउंसिल होगी। अब ये जो काउंसिल है इसका काम क्या है? उसने कहा ये जो काउंसिल है ये असल में जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट है वो फॉर्म करेगी, बनाएगी। यानी जो आइन है मुस्तकबिल का जो बर्रे सगीर में लगाया जाएगा, लागू होगा, इम्प्लीमेंट होगा, वो ये काउंसिल जो है वो बनाएगी और उसके बारे में डिसीजंस होंगे। अब यहाँ पर वेवल प्लान में ये कहा गया कि देयर विल बी 11 मेंबर्स ऑफ दैट एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो है वो 11 मेंबर्स होंगे। अब यहाँ से जो है वो फिर कंट्रोवर्सी जो है वो स्टार्ट की गई है, नहीं इसे बेस कंट्रोवर्सी की बना दी गई। अब इसमें उन्होंने 6:5 की रेशियो जो है वो रखी। उन्होंने कहा जी ये जो 11 मेंबर्स हैं इस एग्जीक्यूटिव यूनियन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इन 11 मेंबर्स में से 6 हिंदूज होंगे, 5 मुस्लिम्स होंगे। फेयर इनफ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ये हालात जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं और हम इस पे राज़ी भी हैं। लेकिन अच्छा, इसमें उसने ये नहीं लिखा कि ये लोग किस पार्टी से होंगे। ये तो कह दिया कि 6 हिंदू होंगे, 6 विल बी द हिंदूज एंड 5 विल बी द मुस्लिम्स, 5 मुस्लिम होंगे, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये किस पार्टी से आएंगे। अब यहाँ से कंट्रोवर्सी जो है वो स्टार्ट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन गए। इसी वक्त ये जो पहली ही शिक जो है वो उसमें आई। फिर उन्होंने कहा जी जो वायसराय ऑफ हिंदुस्तान होगा वो इसको प्रिजाइड करेगा, इसके जो इजलास होंगे उसकी सदारत करेगा। पहले वाले हिस्से में उसने एक और बात जो है वो कही है जो हम करना भूल गए हैं। उसने कहा जी दीज मेंबर्स विल बी इलेक्टेड और सिलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असम्बलीज। जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वहाँ से इनको जो है वो लाया जाएगा। देन वो उन्होंने कहा जी जो प्रिजाइड करेगा वायसराय जो है उसकी ज़रिए सदारत इसके इजलास हुआ करेंगे। अब ये याद रखिएगा कि एट दैट टाइम जो वायसराय फॉर हिंदुस्तान हुआ करता था उसके पास कंप्लीट वीटो पावर हुआ करती थी। ही कैन रिजेक्ट एनी प्रपोजल, वो किसी भी प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकता है। आप चाहे जितना अच्छी मर्ज़ी अच्छा प्रपोजल उसके साथ लेके जाएं, लेकिन अगर वो उसके तबीयत के ख़िलाफ़ है या उसकी जो कौम है उसके जो ख्यालात हैं उनके ख़िलाफ़ है तो वो किसी सूरत उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर पहले उन्होंने कह दिया जी 6 और 5 की रेशो होगी। ये नहीं कहा किस पार्टी से होंगे, मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स का जिक्र कर दिया, हिंदूज़ का। फिर उन्होंने कहा जी प्रिजाइड वो करेगा। फिर उन्होंने कहा जी जब ये कौंसल कामयाब हो जाती है, ये कौंसल बन जाएगी, तो इसके बाद प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स यानी सूबाई एग्जीक्यूटिव काउंसिलें भी बनेंगी। अब ये चूँकि सेंट्रल है, सेंटर में जो है वो वायसराय हुक्मरान होता है था उस वक़्त, तो उसका चेयरपर्सन जो है या उसका प्रेसिडेंट जो है जो प्रिजाइड करेगा मीटिंग्स को वो होगा वायसराय। और यहाँ जो बनेंगी प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स
उन कौंसल के बारे में ये कहा गया कि जो गवर्नर ऑफ दैट प्रोविंस होगा वो इसको चेयर करेगा। ठीक हो गया। जो प्रोविंशियल या सूबाई एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स बनेंगी, उन काउंसिलों की जो मीटिंग्स होंगी उनको प्रिजाइड किया जाएगा या चेयर किया जाएगा बाय द गवर्नर ऑफ दैट प्रोविंस। उस सूबे का गवर्नर उसको जो है वो चेयर करेगा, और इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सूबे के लेवल पर भी बनाया जाएगा। अब यहाँ पर उन्होंने जो प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स या सूबाई एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हैं उनके बारे में ये नहीं बताया कि उसमें कितने मेंबर्स होंगे और कौन कौन जो है वो उसमें शामिल होगा। अच्छा, देन शिमला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, ये शिमला उस वक़्त का जो है वो समर कैपिटल हुआ करता था सब कॉन्टिनेंट का, तो वायसराय जो है वो गर्मियों के मौसम में अक्सर वहीं बैठा करते थे। तो शिमला के मुकाम पर इसमें जो वायसराय है उसने तमाम मेंबर्स को वहाँ पर बुलाया और वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस जो है वो 1945 में हुई है। अब अगर इसके पार्टिसिपेंट्स शुरका का हम लोग जिक्र करें तो वो यहाँ पर आपको बड़ी दिलचस्प सिचुएशन जो है वो नज़र आएगी। पहली चीज़, चूँकि दो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और ये जो दो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनमें से एक कांग्रेस है और दूसरी मुस्लिम लीग है, दोनों ने ही अपने मेंबर्स जब नॉमिनेट किए शिमला कॉन्फ्रेंस में भेजने के लिए, तो उन दोनों ने अपना अपना जो मैनिफेस्टो था या अपना अपना जो मंशूर था उसको मद्देनज़र रखा है। वो क्लेम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग करती थी सब कॉन्टिनेंट के बारे में, उस क्लेम को मद्देनज़र रखते हुए पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको यहाँ पर भेजा गया, नॉमिनेट किया गया। सबसे पहले हम लोग अगर कांग्रेस के पार्टिसिपेंट्स या शुरका का जिक्र करें, जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अबुल कलाम आज़ाद। अब कांग्रेस क्लेम क्या करती है उस वक्त? वी आर द ओनली रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ऑफ ऑल द कम्युनिटीज ऑफ सब कॉन्टिनेंट। हम वाहिद नुमाइंदा जमात हैं बर्रे सगीर की तमाम जो फ़िरके हैं या तमाम जो कौमें हैं उनकी। उनका क्लेम क्या है कि हम लोग हर वो कौम जो सब कॉन्टिनेंट में बर्रे सगीर में बसती है, हम उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम उसके नुमाइंदा हैं। और इसका उन्होंने बड़ा क्लेवरली जो है वो यहाँ पर इजहार भी किया है। उन्होंने एक हिंदू, एक सिख और तीसरा मुस्लिम जो है वो नॉमिनेट किया है फॉर द शिमला कॉन्फ्रेंस। इसमें बताना मकसद ये था कि हम लोग सिर्फ हिंदूज़ की पार्टी नहीं है, हम लोग जिस जगह पर भी काम करने के लिए जाएंगे, जहाँ पर भी नुमाइंदगी हमें मिलेगी, वहाँ पर हम लोग जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, दूसरी कौमें हैं, हम उनको अपने साथ लेके चलेंगे और वो बराबर के शरीक हैं। हमारा इक़्तिदार होगा, सॉवरेनिटी, इक़्तिदार आला हमारे पास आएगी, गवर्नमेंट हमें ट्रांसफ़र की जाएगी, तो हम लोग सबको बराबरी की सतह पर उसमें जो है वो हिस्सा देंगे। अब यही उन्होंने जो सेकुलर सोच वो क्लेम करते हैं, उस सेकुलर सोच को उन्होंने यहाँ पर जो है वो पोर्ट्रे किया है। नेहरू हिंदू है, बलदेव सिंह सिख है, अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये एक मुस्लिम रहनुमा हैं, लेकिन ये हैं कांग्रेस के लोग। ठीक हो गया। अब उस ज़माने में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्या क्लेम है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये कहती है कि वी आर द ओनली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। हम वाहिद नुमाइंदा जमात हैं बर्रे सगीर के मुसलमानों की। अब यहाँ पर जब नॉमिनेशंस का जिक्र आया, रहनुमाओं को शिमला कॉन्फ्रेंस में भेजने का जिक्र आया, तो यहाँ पर भी मुस्लिम लीग ने भी अपनी जो क्लेम है, दावा है उस वक़्त का उनका जो मंशूर, जो मैनिफेस्टो था, उसको उन्होंने मद्देनज़र रखा और ये जो है अपने लोग उन्होंने नॉमिनेट किए। सबसे पहले उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली ख़ां और सरदार अब्दुल रब निश्तर, ये तीन लोग जो हैं
ये नॉमिनेट किए गए बाय द मुस्लिम लीग कि वो लोग जो है वो शिमला कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। और यहाँ पर आपको ये बात क्लियरली नज़र आ रही होगी, साफ साफ नज़र आ रही होगी कि मुस्लिम लीग ने भी तीनों ही नॉमिनेशंस जो हैं वो मुस्लिम्स की हैं। मुस्लिम लीग क्लेम करती है सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदगी करने की, वो कहती है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। तो वहाँ पर उन्होंने एग्जैक्टली ऐसा ही किया है कि जितने भी मुस्लिम रहनुमा थे उनको ही नॉमिनेट किया है, जिसमें कायदे आज़म डेफिनेटली उसमें हैं, फिर आपके जो पहले वज़ीर आज़म थे लियाकत अली ख़ान वो उसमें हैं, फिर अब्दुल रब निश्तर जो हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया। अब हमने ये देखा कि ये जो दोनों ही पार्टीज़ ने अपने पार्टिसिपेंट्स नॉमिनेट किए हैं, ये दोनों ही जो हैं इन्होंने अपने अपने उस वक़्त के मंशूर, मैनिफेस्टो, क्लेम या अपना जो दावा था रिप्रेजेंटेटिव होने का उसको सामने रख के नॉमिनेट किया है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है जब आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाने लगते हैं तो आपको वहाँ पर अपना क्लेम जो है वो साबित करना पड़ता है, तो उसके लिए फिर उन्होंने ये काम किया। देन अदर पार्टिसिपेंट्स, जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें जो यूनियनिस्ट पार्टीज़ थीं उस ज़माने की, अब ये याद रखिएगा कि ये जो यूनियनिस्ट पार्टीज़ हैं ये मोस्टली मुस्लिम पार्टीज़ हैं और ये एंटी पाकिस्तान हैं। इनमें से कोई पार्टी ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान बने, ये सब के सब मुत्तहिदा हिंदुस्तान या यूनाइटेड इंडिया के हक़ में हैं। ये चाहते हैं कि आज़ादी तो मिले लेकिन किसी भी सूरत बर्रे सगीर को सब कॉन्टिनेंट में डिवाइड या जो है वो पार्टीशन उसकी नहीं होनी चाहिए, उसको हर सूरत में इकट्ठा रहना चाहिए। ये या फिर इसमें जो है वो वज़राए आला जो चीफ़ मिनिस्टर्स थे उस ज़माने के मुख्तलिफ़ सूबों के, उनको भी इनवाइट किया गया। यूनियनिस्ट पार्टीज़ के मेंबर्स, उनके लीडर्स, फिर उसके साथ साथ जो उस वक़्त के वज़राए आला थे, चीफ़ मिनिस्टर्स थे डिफरेंट सूबों के, उनको भी यहाँ पर इनवाइट किया गया और सबके साथ जो है ये प्लान डिस्कस किया गया जो हमने यहाँ पर बात अभी की है। अच्छा, ये सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं जब बैठे हैं तो इन तीनों का क्लेम डिफरेंट है। अब कांग्रेस कहती है कि कोई भी स्कीम ऑफ पार्टीशन, एनी स्कीम ऑफ पार्टीशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उन्होंने कहा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो डिवीज़न की, पार्टीशन की, किसी भी किस्म की कोई भी बात कबूल नहीं करेगी। यानी आप टुकड़े करने की बात करेंगे हिंदुस्तान को या बर्रे सगीर को, सब कॉन्टिनेंट को, तो हम किसी सूरत उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। ये क्लेम वो यहाँ पर कर रहे हैं। मुस्लिम लीग भी एक ही बात कहती है कि हम लोग कोई भी ऐसी स्कीम, कोई भी ऐसा मंसूबा जिसमें डिवीज़न ऑफ द सब कॉन्टिनेंट का जिक्र नहीं होगा उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी जिसमें बर्रे सगीर को दो हिस्सों में तकसीम करने का मंसूबा शामिल नहीं होगा, वो स्कीम, वो मंसूबा जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसके लिए काबिल कबूल नहीं होगा। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है ये फेलियर का शिकार हुई, नाकामी का शिकार हुई। हम देखते हैं कि इसकी नाकामी की असल में वजूहात क्या बनी है। जब कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है, कोई भी इजलास होता है, तो उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ पार्टीज़ और मुख्तलिफ लोगों के रिएक्शंस आते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी तरफ से यहाँ पर जो है वो रिएक्शन आता है और वो रिएक्शन ये आता है कि हम लोग जो हैं वो इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और यही रिएक्शन जो है वो बाय द मुस्लिम लीग आता है। अब कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ बैठ के बातचीत करने को तैयार है, लेकिन वो डिवीज़न की कोई शर्त मानने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने भी इसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया। और इसी तरह से जो हमारे हैं कायदे आज़म और मुस्लिम लीग, उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से ये फेलियर होगी और इसकी फेलियर की सारी जिम्मेदारी जो है वो कायदे आज़म पर डाल दी। मैंने जब आपसे ये शिक डिस्कस की थी
मुस्लिम हिंदूज़ और मुस्लिम्स वाली जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि यहाँ से कंट्रोवर्सी की जो है वो बुनियाद रखी गई थी। अब ये बुनियाद रखी कैसे गई थी? अब यहाँ पर जो वाइसराय ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान का वाइसराय है लॉर्ड वेवल, वो और इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो ये चाहती है कि 6 के 6 हिंदू मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएं बाय द कांग्रेस। ये सारे के सारे कांग्रेस से लिए जाएं। उसके साथ साथ एक मुस्लिम मेंबर जो है वो भी कांग्रेस से लिया जाए, और वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं, इनको इस कौंसिल का हिस्सा बनाना चाहती है। यानी ऐसी सूरत में मुस्लिम लीग के पास सिर्फ 4 लोग बचते हैं, 4 मेंबर्स बचेंगे जो कि इस कौंसिल का हिस्सा होंगे, और कांग्रेस के पास जो है वो 7 की रेशो हो जाएगी। मेजॉरिटी उनकी होने का अंदेशा है, और जिसकी मेजॉरिटी होगी हमेशा उसकी बात जो है वो मानी जाती है। कायदे आज़म इस पर बज़िद है। उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं होगा, हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग 5 के 5 जो मुस्लिम मेंबर्स हैं वो मुस्लिम लीग की तरफ से नॉमिनेट करेंगे। हिंदुस्तान की बड़ी पार्टी जो हिंदूज़ की रिप्रेजेंटेटिव है वो कांग्रेस है, वो 6 के 6 हिंदूज़ नॉमिनेट करें, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम मेंबर्स होंगे दोज विल बी नॉमिनेटेड बाय द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। उन्होंने कहा जी ये मुस्लिम लीग ही डिसाइड करेगी 5 मेंबर्स जो मुस्लिम होंगे वो कौन कौन से होंगे, इसमें हम लोग कांग्रेस को हिस्सा नहीं देंगे। अब लॉर्ड वेवल और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये चाहती है कि अबुल कलाम आज़ाद को जो है वो वहाँ पर कर दिया जाए नॉमिनेट, लेकिन इस पर इत्फाक नहीं हुआ दोनों पार्टीज़ में। तो ऐसी सूरत में फिर एक नया नाम जो है वो लाया गया बाय द लॉर्ड वेवल। उन्होंने कहा जी आप एक सीट जो है उस वक्त के यूनियनिस्ट पार्टीज़ के जो सरबराह थे और पंजाब में के जो चीफ मिनिस्टर थे सरदार खिज़र हयात, आप ऐसा करें कि उनको जो है वो यहाँ पर शामिल कर ले 5वें मुस्लिम मेंबर के तौर पर। अब ये वो टाइम था जिस टाइम में जितनी भी वज़राए आला चीफ मिनिस्टर्स काम कर रहे थे सब कॉन्टिनेंट में, वो सारे के सारे बरतानिया के हक़ में थे, यूनाइटेड इंडिया के हक़ में थे, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के हक़ में थे। तो किसी भी सूरत वो इसका अगर मेंबर बन जाता है यूनियनिस्ट पार्टी का जो सरबराह है, तो ऐसी सूरत में मुस्लिम लीग की पोजीशन जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। अब कायदे आज़म ने कहा जी हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर 6 मेंबर्स हिंदूज़ जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, तो फिर 5 मुस्लिम मेंबर्स जो हैं वो हर सूरत में इन एनी केस जो है वो मुस्लिम लीग की तरफ से डिसाइड नॉमिनेट किए जाएंगे। अब उन्होंने कहा कि जो गैर लचकदार रवैया कायदे आज़म का है उसकी वजह से ये कॉन्फ्रेंस नाकाम हुई है। उन्होंने कहा जी अगर कायदे आज़म सिर्फ एक शिक पर राज़ी हो जाते, नॉमिनेशंस पर मान जाते, तो ये एक बड़ा अच्छा प्लान था अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल करंट सिचुएशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। बर्रे सगीर की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें उन्होंने कहा जी ये काफ़ी बेहतर जो है वो प्लान था, और अगर कायदे आज़म नॉमिनेशंस के मामले पर अपना जो मौक़िफ़ है उससे पीछे हट जाते तो ये काफ़ी बेहतर सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती थी। तो इसकी सारी की सारी ज़िम्मेदारी नाकामी की, फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कायदे आज़म पर डाल दी गई, मुस्लिम लीग पर डाल दी गई कि ये लोग जो हैं इन्होंने किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं किया इस प्लान को, जो कि एक बेहतर फ्यूचर प्लान फॉर द सब कॉन्टिनेंट हो सकता था। बर्रे सगीर के मुस्तकबिल में ये एक अच्छा प्लान जो है वो हो सकता था। अब ये सारा जो है हम लोगों ने शिमला कॉन्फ्रेंस पर जिक्र किया, जिसमें वेवल प्लान जो है उस पर हम लोगों ने डिस्कशन की। हमने ये देखा कि लॉर्ड वेवल कौन है, फिर मेन पॉइंट्स उसके, एग्जेक्टिव काउंसिल जिसमें सबसे पहला था, फिर वाइसराय जो है वो प्रिजाइड करेगा, सदारत करेगा, फिर प्रोविंशियल एग्जेक्टिव काउंसिल्स का कॉन्सेप्ट हमने देखा, जिसके पार्टिसिपेंट्स और शुरका का जिक्र हमने यहाँ पर किया कि कौन कौन से लोग थे। फिर हमने ये देखा कि दोनों ही पार्टीज़ जो डिफरेंट क्लेम करती हैं
डिफरेंट दावे करती हैं सब कॉन्टिनेंट की नुमाइंदगी या रिप्रेजेंटेशन के बारे में, उन्होंने नॉमिनेशन करते हुए, शुरका का इंतखाब करते हुए उन दोनों क्लेम्स को अपने सामने रखा और वो आगे की तरफ बढ़ते चले गए। देन हमने ये देखा कि उसमें उन्होंने उस वक़्त की जो यूनियनिस्ट पार्टीज़ हैं उनके लीडर्स को बुलाया और उसके साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, वज़राए आला थे उस वक़्त के मुख्तलिफ़ सूबों के, उनको भी इनवाइट किया। फिर हमने ये देखा कि असल में ये कंट्रोवर्सी क्लैश ये कहाँ पर हुआ, वो हुआ नॉमिनेशंस पर। जो मेंबर्स होंगे 11 एग्जेक्टिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल के जो वाइसराय की होगी उसके नाम पर हुआ। और हमने देखा कि मुस्लिम लीग 5 के 5 मुस्लिम मेंबर्स नॉमिनेट करना चाहती है, जबकि हिंदूज़ कहते हैं कि 6 हिंदू मुस्लिम जो नॉमिनेशंस हैं उनके साथ साथ एक मुस्लिम नॉमिनेशन भी उन्हें दी जाए। तो ये हमारा जो है वो एक टॉपिक है जो हमने क्लियर किया। इसमें जो है हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ी हैं जिसका हम लोग आपसे जिक्र कर रहे हैं। सेकंड जो हमारा टॉपिक है, दूसरा हमारा टॉपिक वो है 3 जून 1947 प्लान। 3 जून 1947 का मंसूबा जो है उस पर हम लोगों ने जिक्र करना है। अच्छा, अब उनको ये नज़र आ गया है कि सब कॉन्टिनेंट को आज़ाद करना पड़ेगा। इस ज़माने में जंग ख़त्म हो गई, इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में वहाँ पर लेबर पार्टी जो है बरतानिया में बरसगीर में जीत गई। वहाँ पर लॉर्ड एटली जो है, लॉर्ड एटली, उसने अपनी वहाँ पर गवर्नमेंट बनाई और गवर्नमेंट बनाते हुए फिर उन्होंने जो है वो एक प्लान दिया कि सब कॉन्टिनेंट को आज़ाद तो किया जाएगा, लेकिन कैसे आज़ाद किया जाएगा ये फिर उन्होंने जो है वो 3 जून 1947 प्लान जो है उसमें ये चीज़ें सारी बताई हैं कि डिफरेंट जो एरियाज़ होंगे सब कॉन्टिनेंट के उनको किस तरह से हम लोग आज़ादी देंगे, वो फार्मूला जो है वो इसमें तय किया गया है। इसमें हम लोगों ने देखना है बैकग्राउंड में फेलियर, और फेलियर्स किस किस की हैं। एक तो क्रिप्स मिशन की है, एक जो है वो वेवल प्लान या शिमला कॉन्फ्रेंस आप उसको कह सकते हैं, उसकी नाकामी जो है वो भी इसके सामने आई। उसमें किसी भी सूरत हिंदूज़ और मुस्लिम्स को जो हैं वो वायसराय एक जगह पर एक पेज पर इकट्ठा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से जो है फिर उनको ये बात करनी पड़ी कि आज़ाद तो हमें इसको करके जाना है। अब वो बात कर रहे हैं यूनियन की, यूनाइटेड इंडिया की, मुत्तहिदा हिंदुस्तान की। वो इसको डिवाइड नहीं करना चाहते, ना बरतानिया चाहता है डिवाइड किया जाए, ना हिंदूज़ चाहते हैं, लेकिन मजबूरन मुस्लिम लीग के प्रेशर और दुनिया के दूसरे ममालिक के प्रेशर की वजह से उन्हें इसको डिवाइड करना है। फिर उन्होंने ये जो 3 जून 1947 का मंसूबा है इसके बारे में उन्होंने बताया है कि हम लोग किस तरह से डिवाइड करेंगे हिंदुस्तान को। ये प्लान, ये मंसूबा इसमें बनाया गया है। जो प्लान है इसके अगर हम लोग इम्पॉर्टेंट नुकात, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का जिक्र करें तो इस पॉइंट्स में हमें प्योरली वो चीज़ें नज़र आएंगी जिन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरह से डिवाइड किया जाएगा। सबसे पहले उन्होंने कहा जी गैर मुस्लिम अक्सरियती इलाके, जो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं वो किस तरह से डिवाइड होंगी। उन्होंने कहा कि जितने भी नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ होंगे वो ऑटोमेटिकली हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएंगे। यानी जहाँ पर गैर मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा होगी वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएंगे खुद ब खुद। पहला प्लान तो ये है। दूसरा होना ये चाहिए था कि जितने भी मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं, वो भी इसी तरह से ऑटोमेटिकली जो हैं वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाने चाहिए थे, पाकिस्तान का हिस्सा बनने चाहिए थे। ठीक हो गया। गैर मुस्लिम अक्सरियती इलाके ऑटोमेटिकली हिंदुस्तान में चले गए, लेकिन जो नॉन मुस्लिम मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे, मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे, वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने उसके लिए फिर प्लान्स दी। सबसे पहले उन्होंने प्रोविंस ऑफ पंजाब का जिक्र किया है। उन्होंने कहा जी जो पंजाब है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हिंदुस्तान के पास रह जाएंगे और मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ जो हैं वो पाकिस्तान में आ जाएंगे। हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि जो प्रोविंस ऑफ पंजाब है
इसकी डिवीज़न के बारे में फार्मूला ये अपनाया गया कि जो एक बाउंड्री कमीशन बनेगा और वो जो बाउंड्री कमीशन है वो डिसाइड करेगा कि कौन से इलाके पाकिस्तान के पास जाएंगे और कौन से हिंदुस्तान में रह जाएंगे। सेम फार्मूला बंगाल के लिए भी अपनाया गया। बंगाल में चूँकि ईस्ट और वेस्ट, मशरक़ी और मगरबी बंगाल दो हिस्से थे, तो जो मशरक़ी बंगाल है जो आजकल बांग्लादेश है उसमें मुस्लिम्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी। तो डिसाइड ये किया जाना था कि कौन से इलाके जो है वो उनके पास रहेंगे, कौन से हमारे पास आएंगे। तो इसके लिए भी बाउंड्री कमीशन जो है वो बनाया गया। देन जो सिंध प्रोविंस है, सूबा सिंध है, इसके बारे में उन्होंने कहा कि जो सिंध की प्रोविंशियल असम्बली है, सूबा सिंध की सूबाई असम्बली है, वो ये डिसाइड करेगी कि उन्होंने हिंदुस्तान के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ रहना है। अब आपने देखा कि 3 डिफरेंट प्लान्स जो हैं वो यहाँ पर नज़र आपको आए हैं। आखिरी प्लान में उन्होंने जो वहाँ की सूबाई असम्बली है सूबा सिंध की, उसको ये इख्तियार दे दिया है, पावर्स दे दी हैं कि आप ये डिसाइड करें कि आपको किसके साथ रहना है। देन बलूचिस्तान, अच्छा यहाँ पर आपने देखा है कि मैंने ना प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान लिखा है ना सूबा बलूचिस्तान लिखा है, सिर्फ बलूचिस्तान लिखा हुआ है। ये बलूचिस्तान जो है उस वक़्त तक एक सूबा था ही नहीं, बलूचिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस नहीं मिला था। बलूचिस्तान एक कबायली, एक ट्राइबल एरिया था जो कि कंट्रोल किया जाता था बाय द फेडरेशन। जो मरकज़ी हुकूमत थी दिल्ली में बैठती थी, बलूचिस्तान के इलाके को वो कंट्रोल करती थी। ये सूबा नहीं था, ये पाकिस्तान बनने के बाद इसको सूबे की शेप में पाकिस्तान के हवाले किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा कि बिफोर द पार्टीशन बलूचिस्तान वाज नॉट अ प्रोविंस, बलूचिस्तान एक सूबा नहीं था, बाद में बना है। अच्छा, अब इसमें चूँकि ये सूबा ही नहीं है तो असम्बली का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसमें यह डिसाइड किया गया कि जो वहाँ का शाही जिरगा है वो ये डिसाइड करेगा कि किसके साथ रहना चाहते हैं। बलूचिस्तान का फ्यूचर वहाँ का शाही जिरगा जो है वो डिसाइड करेगा कि वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। सिलहट असम का एक ज़िला था। अब इसमें मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। होना ये चाहिए था कि डिवाइड करके इसकी चूँकि बाउंड्री मिलती थी बांग्लादेश बंगाल के साथ, जो ईस्टर्न बंगाल है, मशरक़ी बंगाल, तो इसको वहाँ से ऑटोमेटिकली अलग करके तो उसका हिस्सा बना देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यहाँ पर उन्होंने कहा जी रेफरेंडम होगा और वहाँ की अवाम ये डिसाइड करेगी कि इन्होंने किसके साथ रहना है। देन NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अब जो KPK है, पहले हम इसे सूबे सरहद के नाम से जानते थे, अब हम इसे खैबर पख्तूनख्वा का नाम जो है हमने दे दिया हुआ है। इसके बारे में भी यही डिसाइड किया गया कि यहाँ पर भी रेफरेंडम करवाया जाएगा और रेफरेंडम की वजह से ये जिस मुल्क के साथ जाना चाहेंगे हमें उसका कोई एतराज़ नहीं होगा। देन प्रिंसली स्टेट्स, वहाँ की जो रियासतें थीं उनका डिसीजन लेना था। रियासतें 635 प्रिंसली स्टेट्स, वहाँ पर रियासतें मौजूद थीं सब कॉन्टिनेंट में। तो इसके बारे में ये डिसाइड किया गया कि वो रियासत, उसका सरबराह वो डिसाइड करेगा कि उसे पाकिस्तान के साथ रहना है या हिंदुस्तान के साथ रहना है। अब ऐसी सूरत में कहा यह गया कि आप डिसाइड कर लें कि आप किसके साथ रहेंगे, लेकिन उसमें उन्होंने शर्त ये रखी कि आप पॉपुलेशन जो है उसकी रेशो को ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे। यानी मुस्लिम मेजॉरिटी के एरियाज़, अगर वहाँ का हुक्मरान नॉन मुस्लिम है, अवाम ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, तो वो किसी भी सूरत में जो है वो हिंदुस्तान के साथ इल्हाक नहीं करेगा, वो पाकिस्तान के साथ ही जाएगा अगर इल्हाक करेगा। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि अगर किसी इलाके का सरबराह मुसलमान है लेकिन वहाँ के जो लोगों की ज़्यादातर तादाद है वो नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, तो ऐसी सूरत में वहाँ का मुस्लिम रहनुमा भी पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं कर सकेगा। दूसरी इसमें जो बड़ी शर्त रखी गई, उन्होंने कहा जी आपको अपनी बाउंड्रीज़ का भी ख्याल रखना है। आप सिर्फ उसी मुल्क से इल्हाक करेंगे जिस मुल्क के साथ आपकी बाउंड्रीज़ मिलती हैं, और अगर किसी मुल्क के साथ आपकी बाउंड्रीज़ नहीं मिलती तो आप उनके साथ नहीं रह सकते। और उन्होंने कहा जी आप फिर ख़ुद मुख्तार या आज़ाद रह सकते हैं। ठीक हो गया। गैर मुस्लिम अक्सरियत के इलाके हिंदुस्तान में चले गए। पंजाब और बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। सूबा सिंध की असम्बली ने डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे। बलूचिस्तान में शाही जिरगा ने भी पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला किया।
सिलहट के अवाम ने भी रेफरेंडम में पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया। फिर KPK NWFP सूबा सरहद के लोगों ने भी रेफरेंडम में पाकिस्तान का साथ दिया। और इन स्टेट्स में ज़्यादातर स्टेट्स जो हैं वो आसानी के साथ इल्हाक कर लिया उन्होंने, लेकिन कुछ का डिस्प्यूट जो है वो पैदा हुआ, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो डिस्कस करेंगे इनको। इसमें एक और चीज़ जो अहम है कि ये जब प्लान बनाया गया ना, तो इस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने लॉर्ड वेवल को रिप्लेस किया बाय द लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को रिप्लेस किया गया विद लॉर्ड वेवल, और फिर लॉर्ड माउंटबेटन जो है उसने इस मंसूबे की इम्प्लीमेंटेशन की, और जो बाउंड्री कमीशन बनाया गया फॉर द डिवीज़न ऑफ 2 प्रोविंसेस, उसका सरबराह जो है वो सर रेडक्लिफ को बनाया गया। जी, हमने इसमें जो है ये 2 टॉपिक आज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है वो हम लोग दोबारा से आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।